नमस्कार। मैं आपको भी कर रहा हूँ और मेरे साथ जुड़े हैं लंदन से तेजिंदर शर्मा जी, उनको भी कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार भाई, आपको भी और आपके सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को मेरी तरफ से। यहाँ तो अब 4 बजने वाले हैं शाम के, तो शाम की नमस्कार कह देते हैं। तेजिंदर जी, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि ये उपहार मिला होता है, जो बोलते भी अच्छा है तो उनकी वाणी श्रवण करने में भी आनंद आता है, लिखते भी अच्छा है। आप ऐसे चंद लोगों में से हैं। और आपके बारे में ये भी बात अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए कि आपने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आपको कई सम्मान जो हैं सहज रूप में प्राप्त हुए हैं। उसमें महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी सम्मान भी है, हरियाणा साहित्य अकेडमी सम्मान भी है, भारत गौरव और न जाने कितने सारे पुरस्कार। और बल्कि जो एक सर की उपाधि जैसा कुछ बड़ी उपाधि आपको वहां की सरकार द्वारा भी मिली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये सर की उपाधि तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे भारत पे पद्मश्री या पद्म भूषण सम्मान मिलते हैं, उस तरह से यहाँ ब्रिटेन में MBE, मास्टर ऑफ मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इस तरह से सम्मान मिलते हैं। बस मेरे बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि मैं दुनिया का एक ऐसा अनूठा अजूबा हूं जिसे ब्रिटेन की महारानी ने हिंदी साहित्य के लिए यहाँ का पद्मश्री दिया। क्या बात है। जो मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, मेरे से पहले और मेरे बाद अभी तक किसी को हिंदी साहित्य सेवा के लिए कभी ये सम्मान नहीं मिला। तो मुझे खुशी ये होती है कि मैं हिंदी को बकिंगम पैलेस तक ले जाने का माध्यम बन पाया। तो ये दिल को तसल्ली देता है कि हाँ, कुछ हो रहा है। तेजेंद्र जी, आपकी पहचान के साथ साथ हिंदी भाषा को भी इसमें पहचान मिलती है। और पहचान को लेते हुए जब हम सृजन की तरफ बढ़ते हैं तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमसे हमारी पहचान को किस तरह बदल रही है और साहित्य में उसकी क्या दखल अंदाजी हो सकती है, इसके बारे में जब हम आज बात करने बैठे हैं तो चैट जीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जो मिलियंस तक उसकी रीच एक सप्ताह के अंदर हो गई। तो आप बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब आप पहली बार आपने उत्सुकतावश जानना समझना शुरू किया तो उसकी संभावनाओं के बारे में आपके क्या विचार आए? अशोक भाई, ऐसा है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें इस तरह से प्रवेश कर जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हम उसके आदी होते चले जाते हैं। और ये जो जिस कंप्यूटर के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से हम बातचीत कर रहे हैं, ये दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। आप सोच के देखिए कि अगर कहीं अचानक प्रेमचंद आज जिंदा हो जाए तो उनको लगेगा, यार मैं किस दुनिया के बारे में लिख रहा था, ये तो दुनिया दूसरी है, कोई है ही नहीं वैसी तो। या सबको छोड़िए, अगर महात्मा गांधी जिंदा हो जाए, वो परेशान हो जाएंगे कि मैं कहाँ आ गया, ये तो दुनिया ऐसी तो नहीं थी। उनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे डंडे से सत्याग्रह करना है या किसी और तरीके से करना है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज हमारी जिंदगी में आने लगी है। वैसे जो दो नाम जुड़े हुए हैं इससे, सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क, इन लोगों ने 2022 में चैट जीपीटी शुरुआत की थी। और उससे पहले, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले गूगल का ही एक एम्प्लॉय थे, उनका नाम था जॉफ्रे हिंटन। तो उन्होंने 1972 के आसपास इस पे काम करना शुरू कर दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो उस बंदे के साथ वही हुआ जिसने एटम बम का आविष्कार किया था, केन रदरफोर्ड। उसने कहा कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मैंने अणु बम बनाया। हम्म। तो आज जफरे हिंटन कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि जिस फ्रैंकेनस्टाइन को मैंने खड़ा कर दिया है, वो दुनिया के लिए कितना खतरनाक सिद्ध होगा। और जब मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करता हूँ, वो जहां से आ रहे होंगे
उस दृष्टि को भी समझने की कोशिश आपसे करेंगे। और मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ आपके साथ, आपकी अनुमति लेते हुए, क्योंकि जी। आपकी पहचान एक लेखक के रूप में है ही है, और आपका प्रेम है, हर विधा में आप स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। जब आपने चैट जीपीटी के द्वारा ये देखा कि ये तो इंस्टेंटली कहानी लिखकर दे देगा, इंस्टेंटली किसी को रोमांटिक पोएम लिखनी है तो वो लिख कर दे देगा, तो वो आपको कैसा लगा? आपको क्या लगा कि वो एक जो जेन्युइन क्रिएटिव बंदा है, उसके क्रिएटिव प्रोसेस में कुछ उसका असर हो सकता है? आपको पता नहीं आइडिया है या नहीं, नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी की शुरुआत हुई, यानी कि अभी 6 महीने नहीं हुए। जी। ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसने गूगल को प्रिमिटिव कर दिया है। लगता है जैसे गूगल बाबा आदम के जमाने की कोई चीज है। तो चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें आप केवल ये लिख दीजिए कि मुझे अपनी प्रेमिका को एक लव लेटर लिखना है, हम्म। तो आपके पास लव लेटर आ जाएगा। आप लिखिए कि लव लेटर टू ए गर्ल हु इज 10 years ओल्डर टू मी, तो आपसे 10 साल बड़ी लेडी के लिए एक लव लेटर बन के आ जाएगा। यानी कि ये जो चैट है, इसके ऊपर हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये सोचती नहीं। सिर्फ आपको सवाल पूछने का सलीका आना चाहिए। अगर आपको सवाल पूछना आता है तो उसके पास हर सवाल का जवाब है। तो ये एक खतरा इस मामले में है कि हमने पत्रकारिता और साहित्य में एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। जहां पत्रकारिता खत्म होती है, साहित्य वहां से शुरू होता है। क्योंकि पत्रकार बताता है क्या हुआ और साहित्यकार सोचता है क्यों हुआ। ये मूलभूत फर्क है। जैसे मेरी कहानी है काला सागर, पत्रकार बताते हैं कि आतंकवादियों ने बम से विमान को उड़ा दिया, 329 लोग मर गए, लंदन के पास कॉर्क में विमान गिर गया और सब सामान, सोना, डॉलर, वीसीआर सब समुद्र की तह में पहुंच गए। ये पत्रकार का काम खत्म हो गया। हम्म। लेकिन साहित्यकार सोचता है कि ये तो हो गया, जिन लोगों को मरना था वो तो मर गए, लेकिन जो लोग जिंदा हैं वो इस क्रैश को कैसे कैश कर रहे हैं। हम्म। वो कहता है आके कि देखिए, मेरे बेटे की मौत हो गई है, मैंने और मेरी पत्नी ने तलाक ले लिया, तो इससे पहले कि मेरी पत्नी मुआवजे की अर्जी दे, मैं दे के जा रहा हूं, मुझे पैसे मिलने चाहिए। अब ये लेखक है, साहित्यकार है, जो उस दुर्घटना से आगे सोच रहा है। अब समस्या ये होगी जी। कि आप डालेंगे स्टोरी ऑन एयर क्रैश, हम्म, वो लिख देगा। वो लिख के दे देगा। तो इसमें मैं अभी के इस उदाहरण को लेकर आगे चलूं अगर, तो जिस तरह से तेजेंद्र शर्मा उस घटना विशेष को लेकर सोचते हैं, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच सकेगी क्या? एक तो ये प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, सामान्यतः ऐसा होता है कि आप कोई कविता लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं, उसके साथ आपके अंदर की जो क्रिएटिव प्रोसेस है, उसमें आपका एक इनर कंपल्शन जैसा होता है। आपको अंदर से लग रहा होता है कि मुझे इसको अभिव्यक्त करना है। और एक सामान्य ढंग से देखा जाए तो लिखने के बाद जो लेखक है वो एक तरफ
तरह से मुक्ति का एहसास उसको होता है। तो ये आवश्यकता जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कह दीजिए, ह्यूमन सेंसिबिलिटी की कह दीजिए, वो तो बरकरार रहने वाली है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर प्रोडक्ट की तरह कोई रचनाएं प्रस्तुत कर भी देता है, तो भी एक स्तर पर ऐसा लगता है लॉजिकली कि इसका कोई प्रभाव अ, जो क्रिएटिव राइटर्स हैं या पोएट्स हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं। मैं तो हूं। अब देखिए, हम लोग सोचा करते थे कि जब तक कागज पे पेन से न लिखा जाए, तब तक क्या हाँ, लिखा जाएगा। सही बात। कागज की खुशबू अलग होती है, किताबों की खुशबू अलग होती है। सिर्फ 30 साल में किंडल ने सत्यानाश कर दिया। सब कुछ बदल गया। जो गुलजार इमोशनल होके कहते थे कि किताबों में से तुम्हारे फूल दिखाई देते हैं और ये होता है, वो सब खत्म हो गए। कितने लोग हैं युवा पीढ़ी के जो सच में किताब खोल के देखते हैं। लिखते भी नहीं हैं। आप देखिए, मैं पिछले 20 साल से कहानियां कंप्यूटर पे सीधी टाइप करता हूँ। जो मेरी हस्तलिखित कहानियां हैं, उनके मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ भारत वाले ही हैं। मैंने लंदन आने के बाद पेन से कहानी नहीं लिखी। जब विंडोज 2000 आया तो साथ में मंगल फॉन्ट आ गया, और मैंने उसको टाइप करना सीख लिया। उसके बाद से मैंने हिंदी में लिखा नहीं, कुछ सब टाइप ही किया। जी। तो मैं वो हूं जो उस चीज से जुड़ा हुआ था। जो लोग नहीं जुड़े हुए थे, उन्हें तो पता ही नहीं ना वो क्या मजा था। हम्म। हमें तो मालूम है क्या मजा था। इसी तरह से जब दुनिया बदलती है, अब सोचिए, हम कभी सोच सकते थे कि ऐसी कविताएं आएंगी जिनमें पता नहीं चलेगा कि प्रोज है या कविता है। हमें जो कविताएं पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए थे, उनमें तुक होती थी, लय होती थी। हमें क्यों याद है रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। हमें क्यों याद है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसलिए याद है क्योंकि उनमें लय थी, ताल थी, सुर था। मगर ऐसा जमाना बदला कि गीत और तुकांत कविता थिंग्स ऑफ द पास्ट हो गए, हम्म। और हम ऐसी कविता लिखने लग गए जिसमें कविता के अलावा सब कुछ है। हम्म। आप सोचिए, अगर ऐसी कविता इंसान लिख रहा है, तो अगर वो मशीन लिखे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मेरी कविता में प्रिडिक्टेबल है कि मजदूर, किसान और भ्रष्टाचार पर होनी है, और हर दूसरा आदमी उसी पे लिख रहा है, और बिना किसी तुक के लिख रहा है, अतुकांत लिख रहा है, या टोटली फ्री वर्स लिख रहा है, तो वो चाहे इंसान लिखे चाहे मशीन लिखे, फर्क क्या पड़ेगा। जी कोई सर। फर्क नहीं पड़ेगा। जी, मैं ये दोनों तरफ से देखें हम। आप पाठक की तरफ से देख रहे हैं अभी। आप जब हम रचना को एक प्रोडक्ट की तरह देख लेते हैं, वहां से आप देख रहे हैं। मैं फिर से वहां जा रहा हूं जहां आप अपने भीतर उसको उगते हुए देखते हैं, या उसको प्रकट होने का जो एक पथ है उसका, उसके साथ आपका होना जुड़ा हुआ है। और वो आपको एक सार्थकता भी देता है, संतोष भी देता है, एक प्रकार से सार तक पहुंचाता है, इत्यादि इत्यादि बात। तो वहां पे मैं ये सोच रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश हो ही नहीं सकता है ये। ये होगा। उसमें अब बताओ मैं क्या क्या होगा। हम्म। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक जिनके पास जबरदस्त भाषा है पर कहने को कुछ नहीं। वो शब्दों को ऐसे लच्छेदार तरीके से पेश करते हैं कि कहानी खत्म हो जाती है और आपको पता नहीं लगता वो कहना क्या चाह रहे थे। ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना कुछ कहने को है, मगर उन्हें वो भाषा नहीं आती जो भाषा अट्रैक्ट करती है। तो मेरा मानना या सोचना ये है, अगर मैं जीपीटी को कहता हूं कि मैं ये लिखना चाहता हूं, और जीपीटी मुझे एक फर्स्ट ड्राफ्ट दे देता है,
अब ये मेरे पे मैसर है कि मैं उस फर्स्ट ड्राफ्ट को फाइनल मानता हूं, या उस फर्स्ट ड्राफ्ट पे मशक्कत करता हूं, मेहनत करता हूं, और मैं उसे अपने हिसाब से बदलता हूं, चेंज करता हूं, बनाता हूं। अगर मेरे पास वो खूबसूरत भाषा है और अब कंटेंट भी मिल गया, तो कंटेंट और भाषा की मैरिज जब होगी, तो शायद मेरी कोई ऐसी कहानी बन जाए, कोई ऐसा उपन्यास बन जाए जो कमाल बन जाए। तो मेरा कहना यह है कि अभी 6 महीने पुरानी भी नहीं है जो चीज, वो अभी उतना चिंता का विषय नहीं है कि क्या वो हमारा लेखन तबाह कर देगी, क्या वो हमारा टेक ओवर कर लेगी। मगर हमें उसके लिए तैयार रहना है। अब समस्या ये है कि मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें करता हूं। आजकल किसी भी किताब का पहला संकलन, पहला संस्करण 300-300 किताबों का छप रहा है। क्योंकि जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो किसी भी प्रकाशक को गोदाम रखने की जरूरत नहीं होती। वो उतनी किताबें छापता है जितनी बिक रही हैं, या उससे 10 ज्यादा एक्स्ट्रा छाप ली। वो पुराना जमाना गया कि जब एक पूरा गोदाम चाहिए था, 100-100 हजार-हजार किताबें रखनी होती थी हर लेखक की, वो नहीं रहा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रकाशक का काम भी बदल दिया है। इसी तरह से जब हम लेखक, साहित्यकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, ये दो तरह के लेखक हमेशा रहेंगे। जैसे आज भी हैं जो फास्ट सेलिंग लोग हैं। अब इसका दूसरा जो सिक्के का पहलू है, जो बात आप कह रहे हैं, उससे ऐसा भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो सहायक हो रही है। तो पब्लिशर के लिए तो कॉमर्शियली उसको, उससे लाभ ही है, उसको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी। और जो दूसरी तरह का लेखक है जिसके पास कंटेंट या भाव है, पर उसके पास शब्दावली अच्छी नहीं है, तो उसको वहां से सुविधा मिल गई, तो वो अपने को व्यक्त करके औरों तक पहुंच रहा है। तो हम इसको एक एक वरदान की तरह देख सकते हैं, या इसमें अभिशाप की तरह अधिक है देखने को? देखिए, ऐसा है कि हर वो चीज जो आपके कंट्रोल में है, वो आपके लिए वरदान है। जैसे एक व्यक्ति रोज शाम को 2 ड्रिंक लेता है और खाना खा लेता है, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। एक आदमी दोपहर से पीना शुरू करता है, रात तक पीता रहता है, दो पी तो दोनों ही शराब रहे, लेकिन असर इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि वो शराब के कंट्रोल में है, शराब उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से जीवन में हर चीज, अब जैसे टेलीविजन है, जब तक मैं टेलीविजन ऑन नहीं करूंगा तो टेलीविजन चलेगा नहीं ना। तो दैट मीन्स टेलीविजन मेरे कंट्रोल में है। हम्म। लेकिन अगर मुझे एडिक्शन है कि मुझे रोज हर सास और हर बहू देखनी है, और 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक देखनी है, तो वो समस्या भी मेरी ही है। तो हमें ये देखना है कि क्या हम इतने मैच्योर हैं कि इन चीजों को जो के बन के हमारे सामने आ रही हैं, हम उनके अधीन होते हैं या नहीं होते। अब देखिए, कंप्यूटर गेम्स हैं जो टेलीफोन पे आती हैं, मैंने आज तक एक भी नहीं खेली, मुझे नहीं खेलनी आती। लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं वो गेम्स खेलूं। मगर मैंने देखा है लोगों को, वो पागल हुए रहते हैं उन गेम्स के के लिए। बिना रह नहीं सकते। सही बात। मैं एक ऐसे युवा लड़के को जानता हूं जिसके कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मैं भी एक जानता हूँ। हाँ, तो वो, आप देखिए, वो अधीन हो गए हैं उन चीजों के। तो समस्या सिर्फ ये है कि कब तक हम चीजों को अपने अधीन रखते हैं, और कब हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजों को बेहतर बनाने के लिए। तो इधर ही आपने एक ऐसी बात हमारे सामने उजागर की है जिसको लेकर हम बच सकते हैं। मैं ये बच सकते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम कॉन्शियसली
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस को इतना डेवलप करते हैं, वो इतना इवॉल्व हो जाते हैं कि हम उसको कंट्रोल करना सीख जाएं और उसको प्रैक्टिस करें, तो वो हमारे काम की है। वरना तो हम अपने ही काम के नहीं रहे उसके कंट्रोल में हो गए तो ये एक समस्या वैसे रहेगी। देखिए क्या हुआ था जब अ, साहित्य एक खास विचारधारा के अधीन लिखा जाने लगा था, तो साहित्य में रेपिटिटिवनेस हो गई थी। हर लेखक एक ही विषय पे लिख रहा था, हर लेखक की एक ही बातचीत थी, मजदूर किसान भ्रष्टाचार, मजदूर किसान भ्रष्टाचार, उसी पे सारी कहानियां आती थी। अगर घर की नौकरानी पे आ रही है तो नौकरानी पे 150 कहानियां आ गई। तो वो इसलिए कि हम लोग विचारधारा के दबाव में लिख रहे थे। मेरा हमेशा मानना है साहित्य विचार से लिखा जाए, विचारधारा से नहीं। क्या बात। और विचार जो है वो रचना के बीच से निकल के आए। ये ना लगे कि मैंने इस विचार के दबाव में आके ये सब कुछ रच दिया, नहीं। मेरे चरित्र, मेरी स्थितियां, मेरे डायलॉग, मेरे संवाद, इंटरेक्शन, वो सब पैदा करे उस विचार को, लोग सोचने को मजबूर हो जाए। तो जब मैं इस तरह से लिखूंगा, किसी दबाव में नहीं लिखूंगा, तो वही बात यहां भी होगी। जो चैट जीपीटी है, शुरू शुरू में लगेगा। आपको एक बात बताऊं, जो सच्चा साहित्यकार है वो जब चैट जीपीटी से अपनी कोई चीज निकालेगा, वो खुद ही है, ये सोचेगा यार ये मैं अपने नाम से छपने के लिए दूं? सही बात। नहीं नहीं, हम्म। नहीं दूंगा। ये हम्म। मेरे लेवल की नहीं है। हम्म। मैं उसको, अगर मैंने उसका इस्तेमाल करना भी है, हम्म। अब मैं उसको पॉलिश करूंगा, खूबसूरत बनाऊंगा, अपने लेवल पे लेके आऊंगा सोच के। और जो चीजें उसमें नहीं हुई, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे ये चैट जीपीटी आगे बढ़ेगी ना, आप देखेंगे कि आप उसको ऑर्डर देंगे, आई वॉन्ट टू राइट ए लव स्टोरी विथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो तो वो चैट जीपीटी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक में लिख के दे देगी आपको। मैं आपसे शेयर करूं तेजिंदर जी, मैंने 4 लाइनों का एक सिनॉप्सिस जैसा दिया आउटलाइन चैट जीपीटी को। उसने इंस्टेंटली लिखकर मुझे वो स्टोरी पूरी दे दी। उसमें थोड़ा उसका इमेजिनेटिव फैकल्टी भी था, वो मेरा कैरेक्टर है, वो उसने जो एक्शन लिया वो क्यों लिया, उसका लॉजिक भी उसने दे दिया था। तो इट इट इज माइंड बॉगलिंग उसमें। मैं आपके साथ हूँ, मतलब वो चमत्कृत करने वाला उसका प्रभाव हो सकता है। पर समापन की तरफ हम बातचीत के बढ़े तो अब अगर अपनी तरफ से टाइमलाइन सोचें कि यार 2 साल 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेचर को बहुत सिग्निफिकेंटली प्रभावित कर देगी, ऐसा कुछ लगता है? अ, देखिए, कोई भी जब परिवर्तन आता है जीवन में तो वो हमें प्रभावित करता है। जैसे प्रेमचंद किसान पे लिखते थे, मैं विमान पे लिखता हूँ। फर्क है ना जी। तो हमने प्रेमचंद के थीम्स नहीं लिए, हमने अपने थीम्स लिए। अब इसी तरह से लेखन का स्टाइल है। मैंने एक स्टाइल इवॉल्व किया था कि जिस पैराग्राफ से मेरा एक वाक्य खत्म होगा, उसी शब्द से मेरा अगला वाक्य शुरू होगा, उसी शब्द से मेरा अगला वाक्य शुरू होगा। तो हर जो पैराग्राफ है वो ऊन की तरह बूंदों में ना, मैं क्या बुनता बात। चला गया बूंदों में। ये एक स्टाइल बनाया था मैंने अपना कुछ कहानियों के लिए। तो लेखक भी ग्रो करता है। और पिछले 30 साल से तो तकनीक ने जितना ग्रो किया है, मुझे लगता है कि जो तरक्की हमने 2000 सालों में नहीं की थी, वो 25 सालों में कर ली है। देखिए टेलीफोन, अगर आप को याद हो, मोबाइल ईंट जितना बड़ा होता था उतना हैवी होता था। आज टेलीफोन से आप कॉल के अलावा सारे काम कर लेते हैं। पहले टेलीफोन का मतलब कॉल करना होता था, लेकिन अब आप सारे काम उसी से करते हैं। तो हम जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, परिवर्तन आएंगे। मगर जो अच्छा है वो तब भी रहेगा जब एवरेज ज्यादा हो जाएगा
तो जो अच्छा होगा वो और ज्यादा चमक के सामने आएगा। क्या बात। तो इस चमकदार बात के साथ हम अपनी बातचीत को समापन की तरफ ले जाएं। फिर एक बार मैं आपकी उस बात को दोहराते हुए कि अगर हमारा नियंत्रण हम पर से खो जाता है तो हमने अपने आप को खो दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह के बहुत सारी लहरें लेकर आ रही है जिसमें हमारे खो जाने का अंदेशा पहले से अधिक कई गुना बढ़ गया लगता है। पर उसमें भी आप जैसे मनीषी जो सजग रहने वाले और सजग करने वाले हैं, उनके सारे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि जो साहित्य है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और आत्मा का संबंध एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस के साथ में है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी तो कर सकती है, पर उसको कोई बहुत गहरा आघात पहुंचाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं अपनी देखिए, रिपोर्ट पे मैं भी आपके हस्ताक्षर करवा लूं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई राम लुभाया, कोई बूटा राम मेरी तरह लिखता रहे, मैं लिखूं तो लगे कि उन्होंने लिखा है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि भाई जो हमारे नाम से छपे वो उसी स्तर का हो। बिल्कुल। तो अब चलते चलते आप ये बताएं इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं। मैंने अभी दरअसल एक कहानी लिखी है जो विषय थोड़ा सा काफी वो है, क्या कहें, मैंने लिखा है कि एक पाकिस्तान से एक लड़का जो सुन्नी है, वो ब्रिटेन में सेटल होने के लिए एक शिया परिवार में शादी कर लेता है। तो उसे कितनी मुश्किलें होती हैं उस परिवार में अपने आप को एडजस्ट करने में। क्या बात। तो मैंने उस पर काफी स्टडी किया था। तो वो कहानी अभी आने वाली है, थोड़े दिनों में आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल उस कहानी की प्रतीक्षा करेंगे और आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ओर से विशेष रूप से कि आप न केवल अपनी सृजन यात्रा को जागृत रखे हुए हैं भारत से दूर हिंदी भाषा में, बल्कि आप औरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं संपादन और लेखन दोनों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं तेजेंद्र शर्मा जी के लिए और हमारा साथ देने के लिए आप सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा अच्छा लगता है, आप ऐसे ही बुलाते रहा करिए, हम आते रहेंगे और अपने दिल की बात आपको बताते रहेंगे। क्या बात।